दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है ये बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, तो आपसे दिल से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। दोस्तों, एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वह घर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ और उसकी पत्नी को विवाह के कई सालों बाद एक संतान की प्राप्ति हुई थी। सेठ का पुत्र बड़ा ही सुंदर था और वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह दोनों अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। दोस्तों, सेठ हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर किया करता था। हालांकि सेठ का पुत्र अब भी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा सेठ वही करता था जो उसका पुत्र कहता था। अगर पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो सेठ उसे कर दिया करता था। सेठ यह नहीं देखता था कि उसका पुत्र अभी छोटा है और इतनी समझ नहीं है कि वह बड़े निर्णय ले सके। पुत्र प्रेम में अंधा सेठ और उसकी पत्नी दोनों अपने पुत्र की हर बात को सर आंखों पर रखते थे। सेठ का पुत्र जो भी सेठ से मांगता, सेठ उसे तुरंत ला कर दे देता था। दोस्तों, सेठ के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह बूढ़ी चिड़िया सेठ के घर को अच्छे से जानती थी। सेठ भी उस बूढ़ी चिड़िया की बड़ी सेवा करता था और उसे दाना पानी खाने के लिए दिया करता था। बूढ़ी चिड़िया यह देखकर बड़ी ही चिंतित थी कि सेठ अपने पुत्र की हर बात मान लेता है। सेठ का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता, सेठ उसे लाकर दे देता। तब वह बूढ़ी चिड़िया सेठ से कहती, हे सेठ, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती आगे चलकर बहुत भारी पड़ेगी। तब सेठ कहता, अरे बूढ़ी चिड़िया, तुम नहीं जानती, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती, अरे पुत्र प्रेम में अंधे सेठ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से अपनी बात समझा सकती हूँ। दोस्तों, पहले तो सेठ कहानी सुनने के लिए माना कर देता है, लेकिन बूढ़ी चिड़िया के बार बार कहने से फिर मान जाता है। अब बूढ़ी चिड़िया अपनी कहानी शुरू करती है और कहती है, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 4 बेटे थे। सेठ अपने चारों बेटों के साथ घर में आराम से रहा करता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। चारों बहुएं उसकी खूब सेवा किया करती थी। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांति भरा था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थी। चारों बहुएं मिलकर एक साथ खाना पकाती थी और अपने पतियों और ससुर को खिलाती थी। इधर सेठ का व्यापार भी बड़े अच्छे से चल पड़ा था। चारों बेटे व्यापार को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में चारों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती हैं। मेरा व्यापार मेरे चारों पुत्र बड़े ही अच्छे से संभाल रहे हैं। अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं है। ऐसे विचार करके सेठ बड़ी सुकून की नींद लिया करता था। सेठ के जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं थी। दोस्तों, सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग उससे जलने लगे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है। इसका जीवन बड़े आराम से कट रहा है। इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, हे सेठ, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, उसी प्रकार मनुष्य भी दूसरे को तरक्की करता देख उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहता है। मनुष्य खुद की तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उतना दुखी वह दूसरे की तरक्की देखकर हो जाता है। अब सेठ को तरक्की करता देख गांव के सभी लोग जलने लगे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किसी तरह सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए, उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। दोस्तों, यही सब सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पंडित के पास गए। कुल पंडित से बोले, अरे पंडित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और आपका यजमान सेठ बड़े आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पंडित जी ने कहा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। गांव के लोग बताते हैं, पंडित जी, आपका जीवन तो आपके यजमान से ही चलता है, परंतु आपका यजमान बड़ा ही सुखी है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जरा याद करिए, आपके इस यजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर आपका यजमान आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, आपसे हवन पूजा नहीं करवाएगा, तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपका घर कैसे चलेगा? कुल पंडित को गांव वासियों की बात समझ में आ गई। वह भी सोचने लगा,
बात तो सही है। सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। कुल पंडित कहता है, अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा ही धनवान बन चुका है। उसका व्यापार भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके चारों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसके घर में चारों बहुएं मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं, पंडित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हो, अगर आप सुख से जीवन जीना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो। तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको कुछ धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगना पड़ेगा। दोस्तों, इतनी बात कहकर गांव के सभी लोग कुल पंडित के यहाँ से चले आते हैं। इधर वह कुल पंडित बड़ी ही चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार बंद पड़ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा। दोस्तों, ऐसा सोचकर वह कुल पंडित एक साधु महाराज के पास जाता है और कहता है, हे स्वामी, मेरी कोई सहायता करिए। मेरे गांव में मेरा जजमान है जो एक सेठ है। सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, जिस प्रकार राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से चलता है, उसी प्रकार पंडित और पंडितों का जीवन अपने जजमान से चलता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, अगर वह हमें नहीं बुलाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु महाराज कहते हैं, अरे पंडित जी, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ है। तब पंडित कहता है, स्वामी जी, मैं चाहता हूँ कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन करने के लिए अपने घर में निमंत्रण देगा। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, हे सेठ। कुल पंडित की बातें सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं, पंडित जी, आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है। मैं आपको अभी देखकर बताता हूँ कि सेठ के जीवन में इतनी सुख और समृद्धि का कारण आखिर क्या है। अब तो वह साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं। कुछ देर आंखें बंद करके देखने के बाद साधु महाराज आंखें खोलकर अपने सामने बैठे कुल पंडित से कहते हैं, पंडित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई छोटी बहू है। सेठ की जो छोटी बहू है वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और बड़ी ही बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर में आई है तो सेठ के घर में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और उसका जीवन बड़ा ही सुख से कट रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। ऐसी स्त्री और जिस भी घर में रहती है वह घर खूब फूलता फलता है। तब वह पंडित कहता है, हे स्वामी जी, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता तो होगा जिसके जरिए सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे और उस सेठ का व्यापार कुछ ठंडा पड़ जाए। तब साधु महाराज कहते हैं, पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और सेठ से कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, और तुम सेठ से हरा बांस मांगकर उसे अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ दिनों में ही सेठ बड़ा निर्धन हो जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, उसकी बहुएं आपस में झगड़ा करने लगेंगी और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा। तब वह तुम्हें हवन पूजन के लिए अपने घर में अवश्य बुलाएगा। दोस्तों, साधु महाराज की इतनी बातें सुनने के बाद कुल पंडित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर चला आता है। पंडित सोचता है कि अब तो अगले ही दिन मैं सेठ के घर पर जाऊंगा और उसके खेत में से एक हरा बांस मांग लूंगा। अगला दिन होता है। सुबह होते ही जल्दी उठकर कुल पंडित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पंडित आवाज लगाता है। तब अंदर आराम कर रहे सेठ बाहर आकर देखते हैं। वह अपने कुल पंडित का बहुत स्वागत करते हैं, बहुत आदर सत्कार करते हैं और पंडित को ले जाकर अंदर बैठा लेते हैं। सेठ कहते हैं, बताइए पंडित जी, आज इतने दिनों बाद आपके हमारे घर कैसे आना हुआ? तब पंडित कहता है, सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं। दोस्तों, अब तो पंडित अपनी मीठी मीठी बातों में सेठ को फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है, सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तब सेठ जी कहते हैं, अवश्य पंडित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, हम अभी आपको लाकर देते हैं। अब तो सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस का टुकड़ा तोड़कर लेकर आते हैं। तभी अपने ससुर को आता हुआ देख सेठ जी की छोटी बहू भागी भागी आती है और कहती है, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए हैं? तब सेठ बताते हैं, बेटा, पंडित जी हमारे घर आए हैं और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस का टुकड़ा लाकर दें, इसलिए उनको देने के लिए हम यह टुकड़ा लेकर आए हैं। तब वह छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा पंडित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर आप यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं कुछ देर में यह लाकर आपको दे दूंगी। अब अपनी छोटी बहू को वह बांस देकर सेठ चला जाता है। इधर वह सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपने घर बंधी काली गाय को खिला देती है।
इसके बाद वह बांस ले जाकर अपने पिता को दे देती है। तब वह सेठ हरा बांस पंडित को दे देता है और कहता है, लीजिए पंडित जी, आपने हरा बांस मांगा था और यह रहा आपका बांस, इसे आप ले जाइए। तब वह पंडित बड़ा ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशी उसने मुझसे ले ली है। अब बड़ा ही खुश होता हुआ वह पंडित अपने घर लौट जाता है। घर पर जाकर वह बांस का टुकड़ा रख देता है और सोचता है कि अब बस कुछ दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में खूब लड़ाई झगड़ा होगा और गृह क्लेश होगा। तब हवन पूजन करके मैं सेठ से अच्छे पैसे मांग लूंगा। दोस्तों, ऐसे विचार करके वह कुल पंडित बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब तो वह इंतजार करने लगता है कि कब सेठ का बुलावा आएगा और मैं जाकर सेठ के घर हवन पूजन करूंगा। परंतु इंतजार करते करते कुल पंडित को 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं और तीसरा महीना भी बीत जाता है। इंतजार करते करते अब वह पंडित थक चुका था। तब एक दिन कुल पंडित दोबारा साधु महाराज की कुटिया में जाता है। वह कहता है, हे महाराज, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ से उसके खेत में से हरा बांस मांग लिया था, परंतु आज 3 महीने होने को आए हैं और अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा। वह बड़े आराम से और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज अपनी आंखें बंद करते हैं और दिव्य दृष्टि से देखते हैं। इसके बाद वह कहते हैं, अरे पंडित जी, मैंने आपको बताया था ना कि सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक और बुद्धिमान है। दरअसल जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहा था तो उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए थे। इसी कारण उसकी खुशियां और सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। परंतु आप चिंता मत करिए, आपकी सहायता मैं करूंगा। दोस्तों, साधु महाराज आगे कहते हैं, पंडित जी, अब आपको सेठ के घर जाना है और सेठ से उसकी काली गाय मांगकर अपने घर लेकर आना है। आप जैसे ही उसकी काली गाय को अपने घर लाकर रखोगे, कुछ ही दिनों में सेठ के घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाएंगे। तब सेठ आपको हवन पूजन के लिए निमंत्रण अवश्य भेजेगा। अब तो वह कुल पंडित एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है और साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सोचता है, अब कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और जाकर सेठ से उसकी काली गाय मांग लूंगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। अगला दिन हो जाता है। सुबह उठकर कुल पंडित स्नान करता है और सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ अपने घर का दरवाजा खोलता है और कुल पंडित को आदर सहित घर के अंदर बुलाता है। सेठ उसे स्वादिष्ट भोजन कराता है। भोजन के बाद सेठ पूछता है, बताइए पंडित जी, आज आपका कैसे आना हुआ? पंडित कहता है, सेठ जी, मैं बड़ी ही दुख तकलीफ में हूँ। दरअसल मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है। मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कई दिनों से मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसीलिए मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कुल पंडित की ऐसी दुख भरी बातें सुनने के बाद सेठ सोचता है, चलो कोई बात नहीं, यह हमारे कुल पंडित हैं। अगर हम इनका भला करते हैं तो यह पुण्य का काम ही होगा। ऐसा सोचकर सेठ कहता है, पंडित जी, आप चिंता ना करें, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जाता है। गाय को लेकर वह कुल पंडित को देने के लिए चल देता है। तभी सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक लेती है। सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सेठ बताता है, बेटा, हमारे कुल पंडित आए हैं और उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसलिए वह हमारी काली गाय लेना चाहते हैं। मैं यह गाय उनको देने के लिए जा रहा हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप कुछ देर ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। इतनी बात कहकर वह छोटी बहू अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर लेकर आती है। वह उस चादर से काली गाय के आंसू पोंछकर उसे अंदर रख देती है। इसके बाद वह कहती है, पिताजी, अब आप जाइए और इस गाय को पंडित जी को दे दीजिए। अब सेठ गाय लेकर पंडित के पास जाता है और कहता है, लीजिए पंडित जी, यह रही काली गाय, इसे ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। काली गाय को देखकर पंडित बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। वह गाय को लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह काली गाय को बांध देता है और सोचता है, अब तो सेठ बहुत जल्दी मुझे अपने घर हवन पूजन करने के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसका जीवन जल्दी ही दुखों से भरने वाला है। दोस्तों, अब वह कुल पंडित सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते एक बार फिर 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने गुजरने के बाद वह कुल पंडित एक बार फिर साधु महाराज के पास जाता है और कहता है, साधु महाराज, इस बार भी मैंने आपके कहे अनुसार सेठ के यहाँ से काली गाय लेकर आई, परंतु उसके बावजूद सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया। सेठ का जीवन अभी भी बड़े ही सुख से कट रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। इसके बाद साधु महाराज कहते हैं, हे पंडित जी, उस सेठ की छोटी बहू तो बहुत ही चालाक है। हमने जितना सोचा था वह उससे भी ज्यादा चालाक है। वह सारी विद्या जानती है। जब आप सेठ से काली गाय मांगने गए थे तब उसने अपनी सफेद चादर में गाय के आंसू पोंछकर अपने पास रख लिए थे। इसी कारण सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। अब यह बात सुनकर कुल पंडित बड़ा ही चिंतित हो जाता है। वह सोचता है, जब तक यह छोटी बहू रहेगी
तब तक सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। वह कहता है, हे साधु महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु महाराज कहते हैं, अब आप सेठ के घर जाओ और किसी तरीके से वह सफेद चादर मांगकर अपने घर ले आओ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही सेठ का जीवन बदल जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़े और गृह क्लेश होने लगेंगे। अब साधु महाराज को धन्यवाद कहकर कुल पंडित अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वह निर्णय करता है, कल सुबह होते ही मैं एक बार फिर सेठ के घर जाऊंगा और किसी तरीके से सफेद चादर मांगकर लेकर आऊंगा। अगला दिन होता है। वह पंडित सुबह उठते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वह सोचता है, आज तो सेठ से उसकी सफेद चादर मांगकर उसके जीवन को दुखों से भर दूंगा। अब कुल पंडित सेठ के घर जाता है और कहता है, सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन करने के लिए जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी चादर नहीं है। वह नीचे फर्श पर बैठती है और उसे ऐसा करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो क्या आप मुझे एक अच्छी सफेद चादर दे सकते हैं, ताकि मेरी स्त्री वह चादर बिछाकर मंदिर में बैठ सके। पंडित की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहता है, अरे पंडित जी, आप चिंता न करें, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफेद चादर रखी है, हम अभी अपनी बहू से कहकर आपको दे देते हैं। अब सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं, बहू, हमारे घर में जो सफेद चादर है वह लाकर पंडित जी को दे दो। अपने पिताजी की बातें सुनकर वह छोटी बहू अंदर जाती है और उसी सफेद चादर को निकालती है जिससे उसने गाय के आंसुओं को पोंछा था। वह उस चादर का एक धागा तोड़कर अपने मुंह में भर लेती है और उसे खा लेती है। इसके बाद वह चादर लाकर पंडित जी को दे देती है। छोटी बहू से चादर लेकर पंडित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पर जाकर वह सोचते हैं कि अब तो सेठ मुझे बहुत जल्दी याद करेगा। अब सेठ की राह देखते देखते कुल पंडित कई महीनों तक इंतजार करता रहता है। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है, फिर दूसरा महीना और उसके बाद तीसरा महीना भी निकल जाता है। अब इंतजार करते करते पंडित थक जाते हैं और एक बार फिर साधु महाराज के पास जाते हैं। साधु महाराज कहते हैं, आओ पंडित जी, बताओ कैसे हो? तब पंडित कहता है, अरे साधु महाराज, आपने मुझे जो करने को कहा मैंने सब कुछ किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपना जीवन बड़े आराम से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, अब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पंडित को बताते हैं, पंडित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक उसके घर में रहेंगी तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको सफेद चादर देने से पहले उसकी बहू ने उसमें से एक धागा निकाल कर खा लिया था, इसी कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसके पास ही रह गया। अब तो पंडित को भी समझ में आ गया था कि छोटी बहू के रहते वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। अगली सुबह कुल पंडित सेठ के घर जाता है और बड़ी ही चिंतित अवस्था में कहता है, सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा खतरे में दिख रही है। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है, आपके व्यापार में बड़ा नुकसान होगा और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। पंडित की ऐसी बातें सुनकर सेठ घबरा जाता है और चिंतित हो जाता है। सेठ कहता है, पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? आप जो भी कहेंगे हम अवश्य करेंगे। अब पंडित समझ गया था कि सेठ उसके जाल में फंस चुका है। वह कहता है, सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेंगी आप पर संकट बना रहेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए। उसी के कारण आप पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आपका जीवन संकट में है। दोस्तों, पंडित की ऐसी बातें सुनकर सेठ जी उस पर विश्वास कर लेते हैं। सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब बताइए कि मुझे किस तरीके से अपनी बहू को घर से निकालना है। पंडित जी कहते हैं, सेठ जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। इतना कहकर पंडित अपने घर चला जाता है। इधर सेठ जी चिंता में डूब जाते हैं। वह सोचते हैं, मेरी बहू तो बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है, मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे अपने घर से कैसे निकालूं? परंतु फिर सेठ जी सोचते हैं, वह मेरे ऊपर खतरा है और उसके कारण मेरे परिवार पर विपत्ति आ सकती है। यह विचार करके सेठ जी अपनी पुत्र वधू के पास जाते हैं और अपनी छोटी बहू से कहते हैं, बहू, आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है, तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। दोस्तों, अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर वह बहुत समझ जाती है कि जरूर पंडित जी ने मेरे पिताजी को ऐसा कहा है। वह बहू कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देख सेठ का छोटा पुत्र भी कहता है, पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा और मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब पति पत्नी दोनों सेठ जी का घर छोड़कर शहर चले जाते हैं। शहर में जाकर किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वे अपना नया धंधा शुरू करते हैं। सेठ की छोटी बहू बड़ी बुद्धिमान तो थी ही, उसकी बुद्धि के कारण उनका धंधा बहुत अच्छे से चलने लगता है।
उनका व्यापार बड़े व्यापार में परिवर्तित हो जाता है और छोटा पुत्र व उसकी पत्नी दोनों बड़े ही धनवान बन जाते हैं। शहर में अपना मकान भी खरीद लेते हैं। दोस्तों, इधर वह सेठ, उसका घर बर्बाद होता जा रहा था। घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। सेठ की तीनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती थीं और सेठ के तीनों पुत्र भी व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। सेठ के तीनों पुत्र बुरी संगत में पड़ गए थे। दोस्तों, वह कुल पंडित हवन पूजन के बहाने सेठ से सारा धन लूट कर ले जाता रहता था। धीरे धीरे करके वह पंडित सेठ को पूरी तरीके से लूट लेता है और सेठ का पूरा धन धीरे धीरे करके अपने घर ले जाता है। दोस्तों, अब तो सेठ की हालत बहुत ही बद से बदतर हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ रहे थे। खाने को भोजन नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे। अपनी ऐसी हालत देखकर सेठ एक दिन विचार करने बैठता है। गहरा विचार करने पर सेठ को समझ में आता है कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उस दिन से इस घर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सेठ को अब ज्ञात हो चुका था कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसके घर को बचा सकती है। सेठ अब तो तुरंत दौड़ा दौड़ा शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर पर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरकर कहता है, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने पंडित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, परंतु तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी, तब तक घर में बड़ी सुख शांति बनी हुई थी। जब से तुम घर छोड़कर आई हो, घर में गृह क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हम बड़े ही निर्धन हो चुके हैं। ससुर की इतनी बात सुनकर वह छोटी बहू कहती, पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी अपने घर चलती हूँ। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। मैं पहले से यह जानती थी कि पंडित ने आपके कान भरे हैं और उसी ने आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। छोटी बहू आगे कहती है, पिताजी, संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों और सुख से जलते हैं और उनको बर्बाद करना चाहते हैं, परंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और किस तरह अपने घर को चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ेंगे, अपने ही घर के लोगों को घर से निकालेंगे, तो अवश्य हमारे घर का नाश हो जाएगा। इतनी बातें सुनकर सेठ अपनी बहू को लेकर अपने घर लौट जाता है। बहू घर आती है। उसके कुछ दिन बाद सेठ तरक्की करने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है। सेठ के घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते और आपस में प्रेम बना रहता है। दोस्तों, एक दिन सेठ की छोटी बहू सेठ से कहती है, पिताजी, आज मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है, वह घर बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। उन घरों का सत्यानाश हो जाता है। तब सेठ कहता है, बहू, वह 3 लोग कौन हैं? तब सेठ की छोटी बहू बताती है, पिताजी, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, बिगड़ा हुआ बालक। जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है, गलत संगति में पड़ जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है, उसके कहे अनुसार अगर माँ बाप काम करते हैं तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। वह घर बिकने की स्थिति में आ जाता है। उस घर के लोग कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 2, जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में स्त्री लालची होती है, जिद करने वाली होती है, उस स्त्री की अगर घर में चलती है तो वह घर अवश्य कंगाल बन जाता है। उस घर में कभी धन नहीं रहता। स्त्री चाहे तो घर को बना सकती है और चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। यह स्त्री पर निर्भर करता है। जिस घर में स्त्री लालची और जिद्दी होती है, उस घर का नाश होना तय है। इसलिए जिद्दी और लालची स्त्री की बात कभी नहीं माननी चाहिए। और नंबर 3, जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है और उनके कहे अनुसार चलता है, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहती है, पिताजी, जिस प्रकार आप पंडित की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के निर्णय करता है तो उसका घर अवश्य नाश हो जाता है। इतनी बात वह छोटी बहू अपने ससुर को सुनाती है और ससुर छोटी बहू की बातों को समझ जाता है। इधर वह बूढ़ी चिड़िया जब अपनी कहानी खत्म करती है तो सेठ को बूढ़ी चिड़िया की बात समझ में आ जाती है और अब वह अपने पुत्र को सही शिक्षा देता है और पुत्र के अनुसार चलना बंद कर देता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।